इस कहानी की शुरुआत होती है इवान नाम के एक छोटे बच्चे से, जो रशिया के एक ठंडे इलाके में अपने ग्रैंडफादर के साथ शिकार पर गया था। अब यहाँ इवान के ग्रैंडफादर ने अपने घोड़े को एक चारा बनाकर बांध दिया, ताकि अगर कोई जानवर इस घोड़े का शिकार करने आए तो इवान अपनी स्नाइपर राइफल से उस जानवर को मार डाले। हालांकि जब एक भेड़िया इनके सामने आया तो इवान उसे देखकर काफी घबरा गया और इस घबराहट के चलते उसका निशाना चूक गया। अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जब इवान रशियन आर्मी का एक सोल्जर बन चुका था। ये साल था 1942 का, जब वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई थी और अब तक हिटलर ने आधे यूरोप पर अपना कब्जा कर लिया था। अब हिटलर का अगला टारगेट था रशिया पर कब्जा करना, लेकिन इसके लिए उसे स्टेलिनग्राड नाम के एक शहर से होकर गुजरना होगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि स्टेलिनग्राड शहर में रशिया की रेड आर्मी पहले से तैनात थी। पर फिलहाल रेड आर्मी में सोल्जर्स की संख्या थोड़ी कम थी, इसलिए रशिया के बहुत से सोल्जर्स को ट्रेन के जरिए स्टेलिनग्राड भेजा गया, ताकि वो रेड आर्मी को ज्वाइन करके जर्मन सेना को पीछे धकेल सके। और इन सैनिकों में इवान भी शामिल था। अब स्टेलिनग्राड पहुंचते ही इन सभी सैनिकों को बोट्स में बिठाया गया, ताकि ये नदी को पार करके जंग के मैदान में जा सकें। पर अभी ये लोग इस नदी को पार कर पाते कि तभी ढेर सारे जर्मन प्लेन्स ने इनकी बोट्स पर हमला कर दिया। अब इस हमले में रशिया की बहुत सी नाव डूब गईं और ढेर सारे रशियन सैनिकों की मौत हो गई। लेकिन खुशकिस्मती से इवान इस हमले में जिंदा बच गया और जैसे तैसे करके किनारे तक पहुंचा। अब इस हमले के चलते रशियन आर्मी के बहुत से हथियार पानी में बह गए, इसलिए आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स ने इन सभी सैनिकों को दो दो के पेयर्स में बांट दिया, जहां ग्रुप के एक बंदे को राइफल दी गई और ग्रुप के दूसरे बंदे को उस राइफल की गोलियां। अब इस दौरान इवान को सिर्फ कुछ गोलियां मिली और उसके दूसरे साथी को एक राइफल। और अगर इवान को भी एक बंदूक चाहिए तो उसे किसी जर्मन सैनिक को मारकर उससे उसकी बंदूक लेनी होगी। अब ऑर्डर्स मिलते ही रशियन आर्मी ने जर्मन सैनिकों पर हमला कर दिया और तेजी से आगे बढ़ने लगे। इधर जर्मन सैनिकों ने भी इस हमले का जवाब दिया और रशियन आर्मी पर बॉम्ब्स की बारिश कर दी। अब इस हमले में रशिया के बहुत से सैनिक मारे गए और इन सैनिकों में इवान का साथी भी मौजूद था। अब यहाँ इवान ने अपने साथी के राइफल को उठाने की कोशिश की, पर तभी एक दूसरे सोल्जर ने उसे धक्का दे दिया और उस राइफल को उससे पहले उठा लिया। इधर जर्मन सैनिक रशिया के सैनिकों पर भारी पड़ने लगे और ये देखकर कई रशियन सैनिक अपनी जान बचाकर भागने लगे। लेकिन वापस लौटते ही रशिया के सीनियर ऑफिसर्स ने उन्हें मार डाला, क्योंकि वो युद्ध छोड़कर भाग रहे थे। अब कुछ घंटों की लड़ाई के बाद जर्मन सैनिकों ने स्टेलिनग्राड पर कब्जा कर लिया और अब ये पूरा शहर रशियन सोल्जर्स की डेड बॉडी से भर चुका था। अब इसी बीच जब एक रशियन गाड़ी स्टेलिनग्राड से होकर गुजरी तो जर्मन सैनिकों ने टैंक से उस पर हमला कर दिया। लेकिन इससे पहले कि ये गाड़ी ब्लास्ट होती, उसके अंदर से एक रशियन ऑफिसर निकला, जिसका नाम डनिलोव था, और ये बंदा रशियन आर्मी के लिए न्यूज़पेपर छापने का काम करता था। अब इससे पहले कि जर्मन आर्मी उसे पकड़ पाती, डनिलोव अपनी गाड़ी से बाहर निकला और रशियन सैनिकों की डेड बॉडीज के बीच जाकर छुप गया। अब जब जर्मन सैनिक उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंचे तो उन्होंने आसपास की सभी डेड बॉडीज पर गोलियों की बारिश कर दी। हालांकि डनिलोव की किस्मत अच्छी थी, इसलिए उसे एक भी गोली नहीं लगी, पर आसपास मौजूद डेड बॉडीज के चलते उसे उल्टी आ गई। अब जर्मन सैनिकों के जाते ही डनिलोव रेंगते हुए आगे बढ़ा और इसी बीच उसने एक जर्मन ऑफिसर को देखा, जो फिलहाल नहाने जा रहा था। अब ये देखते ही उसने पास पड़ी एक बंदूक उठा ली और उस जर्मन ऑफिसर पर निशाना लगाने लगा। पर तभी लाशों के बीच से एक जिंदा आदमी बाहर निकला और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि इवान था। अब यहाँ इवान ने डनिलोव को गोली चलाने से मना किया और उससे कहा कि तुम एक मिसाइल गिरने का इंतजार करो, ताकि उस धमाके की आवाज में किसी को भी गोली की आवाज सुनाई न दे। हालांकि अब डनिलोव को गोली चलाने से डर लग रहा था, इसलिए उसने वो राइफल इवान को दे दी और उस जर्मन ऑफिसर को मारने को बोला। अब यहाँ इवान ने भी राइफल ले ली और उस जर्मन ऑफिसर पर निशाना लगाने लगा। अब जैसे ही एक मिसाइल का धमाका हुआ तो इवान ने एक हेडशॉट मारकर उस जर्मन ऑफिसर का काम तमाम कर दिया और उस धमाके के चलते किसी ने भी गोली की आवाज नहीं सुनी। अब अगला धमाका होते ही उसने एक और सैनिक को मार डाला, पर इस बार एक दूसरे जर्मन सैनिक ने उसे देख लिया। अब ये देखते ही वो जमीन पर लेट गया और इवान पर एक बॉम्ब फेंकने लगा, लेकिन इवान ने समय रहते इस सैनिक को भी मार डाला। अब वहाँ मौजूद इस आखिरी सैनिक को आसपास कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए वो वहाँ से भागने लगा, पर तभी इवान अपनी जगह पर खड़ा हुआ और इस आखिरी जर्मन सैनिक को भी मार डाला। इसके बाद ये दोनों रशियन आर्मी के हेडक्वार्टर्स पहुंचे, जहां डनिलोव ने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छापा और इस आर्टिकल में उसने बताया कि कैसे इवान ने 4 जर्मन सैनिक और एक जर्मन कमांडर को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद हम रशियन आर्मी के कमांडर को देखते हैं, जो कि काफी टेंशन में थे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से रशियन आर्मी का डिफेंस काफी कमजोर हो चुका है। अब यहाँ कमांडर ने एक मीटिंग बुलाई और आर्मी के सीनियर ऑफिसर से अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने का कोई तरीका पूछा, ताकि उनके फौजी जर्मन सैनिकों का मुकाबला कर सकें और स्टेलिनग्राड को जर्मन के हाथों से छुड़ा सकें। अब यहाँ डनिलोव ने कमांडर से बोला कि अगर हम इस जंग को जीतना चाहते हैं तो हमें अपने सैनिकों के दिल में आशा की एक उम्मीद जगानी होगी और इस काम के लिए हमें एक हीरो की जरूरत है। यहाँ डनिलोव ने कमांडर को इवान के बारे में बताया और उसकी स्टोरी को न्यूज़पेपर में छापने का प्रस्ताव रखा, ताकि रशियन आर्मी के दिल में आशा की एक उम्मीद जागे और देश के नौजवानों को इवान जैसा बनने की प्रेरणा मिले। अब कमांडर को भी ये आइडिया पसंद आया और उसने इस पर अमल करने का फैसला किया। इसके बाद डनिलोव ने इवान की कहानी को न्यूज़पेपर में छाप दिया और देखते ही देखते इवान पूरे देश का हीरो बन गया। इसके साथ ही उसका ट्रांसफर स्नाइपर टीम में कर दिया गया और स्नाइपर टीम में आने के बाद इवान ने 33 जर्मन सोल्जर्स को मार डाला और 13 जर्मन कमांडर्स को अपनी रैंक से इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया।
अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और इवान एक एक करके जर्मन ऑफिसर्स को मारता गया। अब एक दिन जब इवान एक मिशन पर था तब उसकी मुलाकात साशा नाम के एक छोटे बच्चे से हुई। अब इस बच्चे को याद रखना क्योंकि आगे चल के ये इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे देगा। अब साशा इवान को देखकर काफी खुश हुआ और उसे लेकर अपने घर आ गया। अब इवान को देखकर साशा की मॉम भी काफी खुश हुई और उन्होंने इवान की खूब खातिरदारी करी। अब थोड़ी देर बाद डनिलोव भी साशा के घर आ गया और यहाँ उसने इवान को वो सारी चिट्ठियां दिखाई जो उसे उसके फैंस ने भेजी थी। तभी साशा के घर में एक लड़की आई जिसका नाम तानिया था। दरअसल तानिया भी एक रशियन सोल्जर है और वो रशियन लोगों को जर्मन सैनिकों से बचाने का काम करती है। अब तानिया को देखते ही डनिलोव उसे पसंद कर बैठा, पर तानिया को तो इवान पसंद है और वो आए दिन इवान की बहादुरी के किस्से सुनती रहती है। अब इसके बाद हम जर्मन सेना के नए कमांडर को देखते हैं जिसने दुनिया के सबसे खतरनाक स्नाइपर को हायर किया और उसे इवान को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। इस स्नाइपर का नाम कॉनिक था और अब तक कॉनिक ने 100 से भी ज्यादा टारगेट्स को मार गिराया था। अब कॉनिक भी अपने काम पर लग गया और दिन खत्म होते होते उसने 5 रशियन सैनिकों को मार डाला। अब अगले दिन इवान के साथियों ने उसे बताया कि उन्होंने शहर की एक बिल्डिंग में एक जर्मन स्नाइपर को देखा है। अब ये सुनते ही इवान अपने एक साथी के साथ उस जगह पर गया और उस जर्मन स्नाइपर को ढूंढने लगा। अब थोड़ी कोशिश के बाद इवान ने उस जर्मन स्नाइपर को देख लिया और एक हेडशॉट मारकर उसका काम तमाम कर दिया। इसके बाद वो अपने साथी को लेकर बिल्डिंग के अंदर गया ताकि वो इस किल को कंफर्म कर सके, पर अंदर आकर उसने देखा कि वो बंदा कोई स्नाइपर नहीं बल्कि एक डमी है। अब अभी वो कुछ सोच पाता कि तभी जर्मन प्लेन्स ने उस बिल्डिंग के ऊपर हमला कर दिया जिसके अंदर इवान और उसका साथी मौजूद था। अब आसपास हो रहे धमाकों के चलते इवान का साथी काफी डर गया और इधर उधर भागने लगा। हालांकि इवान ने उसे शांत करने की काफी कोशिश की लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और जैसे ही उस सोल्जर ने बिल्डिंग से भागने की कोशिश की तब उस जर्मन स्नाइपर यानी कि कॉनिक ने इसे मार डाला। अब इस हमले के बाद इवान जैसे तैसे करके अपने हेडक्वार्टर्स पहुंचा और डनिलोव को पूरी बात बताई। अब यहाँ डनिलोव ने उसे बताया कि जिस स्नाइपर ने तुम लोगों पर हमला किया था उसका नाम कॉनिक है और जर्मन कमांडर ने कॉनिक को तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अब अगले दिन इवान और उसके साथियों को ये खबर मिली कि शहर की एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में जर्मन सेना की एक टुकड़ी घात लगाकर बैठी है। अब ये खबर मिलते ही इवान अपने 2 साथियों के साथ उन जर्मन सैनिकों को मारने निकल पड़ा, पर जैसे ही वो उस बिल्डिंग के पास पहुंचे तो कुछ जर्मन सैनिकों ने मशीन गन से इनके ऊपर हमला कर दिया। अब इवान और उसके साथी जान बचाकर बिल्डिंग के अंदर भागे और खुशकिस्मती से इन तीनों की जान बच गई। इसके बाद इवान इस बिल्डिंग की पहली मंजिल पर गया और उन जर्मन सैनिकों पर निशाना लगाने लगा। अब इस दौरान उसने टेलीफोन की लाइंस भी काट दी ताकि जर्मन सैनिक अपने हेडक्वार्टर से बैकअप न बुला सकें। अब इवान ये जानता था कि अगर ये तीनों दिन के उजाले में यहाँ से बाहर निकलें तो जर्मन सैनिक इन्हें जान से मार देंगे, इसलिए इन तीनों ने फैसला किया कि शाम होने तक वो इसी बिल्डिंग में छुपे रहेंगे। अब चूंकि ये तीनों काफी भूखे थे इसलिए इन्होंने कुछ खाने का फैसला किया, लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने अपने सूप को इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर ही छोड़ दिया था। अब इवान का एक साथी बिना बताए उस सूप को वापस लाने चला गया, पर जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकला तो जर्मन सैनिकों की एक टुकड़ी ने इस सोल्जर को बंदी बना लिया। अब यहाँ कॉनिक ने इस सोल्जर से इवान के बारे में पूछा, पर जब उसने कॉनिक को कुछ नहीं बताया तो उसने इस सोल्जर को जर्मन आर्मी की यूनिफॉर्म पहना दी और इसे उस फोन लाइन को ठीक करने भेजा। तभी इवान का साथी जिसका नाम कैलिकॉव था उसकी नजर एक जर्मन सोल्जर पर गई जो उस टूटे हुए तार को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, पर असल में ये कोई जर्मन सैनिक नहीं बल्कि इनका वो साथी था जो सूप लाने के लिए बिल्डिंग से बाहर गया था। अब कैलिकॉव ने अपने ही दोस्त को एक जर्मन सैनिक समझकर मार डाला और ऐसा करते ही कॉनिक को इनकी लोकेशन का पता लग गया। अब कई घंटों तक इंतजार करने के बाद इवान और कैलिकॉव ने अपनी पोजीशन बदलने का फैसला किया, लेकिन बाहर निकलने से पहले इन्होंने ये जानने की कोशिश की कि कहीं कॉनिक आसपास तो नहीं है। अब प्लान के मुताबिक इन्होंने एक हेलमेट को खिड़की से बाहर निकाला ताकि अगर कॉनिक आसपास हो तो वो इस हेलमेट को शूट कर दे और इन्हें उसकी लोकेशन का पता लग जाए। हालांकि कॉनिक इन पैतरों से वाकिफ था इसलिए उसने गोली नहीं चलाई, जिससे इवान और कैलिकॉव को लगा कि शायद कॉनिक आसपास है ही नहीं। पर जैसे ही इन दोनों ने बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में छलांग लगाई तो कॉनिक ने कैलिकॉव को शूट करके उसे मार डाला। अब ये देखकर इवान को काफी दुख हुआ और वो उदास मन के साथ अपने बेस पर वापस लौट गया। अब निराश होकर इवान ने डनिलोव से बोला कि मैं उस जर्मन स्नाइपर का मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि वो मुझसे कहीं ज्यादा तेज और चालाक है। अब यहाँ डनिलोव ने इवान का हौसला बढ़ाने की कोशिश की और उससे कहा कि हम बहुत जल्द कॉनिक के ठिकाने का पता लगा लेंगे और फिर उसे मारना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके बाद हम कॉनिक को देखते हैं जो एक रशियन न्यूज़पेपर में इवान की खबरें पढ़ रहा था और साशा उसके जूतों को पॉलिश कर रहा था। दरअसल साशा एक डबल एजेंट है जो एक जर्मन जासूस होने का नाटक करता है और जर्मन सैनिकों के पीठ पीछे उनकी सारी खबरें रशियन आर्मी तक पहुंचाता है। अब यहाँ कॉनिक ने साशा को वो न्यूज़पेपर दिया और उसे जर्मन भाषा में ट्रांसलेट करने को बोला। अब साशा ने इस न्यूज़पेपर को जर्मन भाषा में ट्रांसलेट किया जिसमें इवान की बहादुरी और उसके स्नाइपर स्किल्स की तारीफ की गई थी। अब बातों बातों में साशा ने कॉनिक को ये बता दिया कि वो इवान से मिल चुका है और इवान आए दिन उसके घर भी आता है। अब ये सुनते ही कॉनिक ने इस बच्चे को खाने पीने का लालच दिया और इससे उस ठिकाने के बारे में पूछा जहाँ से छुपकर इवान अपने मिशन को अंजाम देता है। अब कॉनिक का भरोसा बनाए रखने के लिए साशा ने उसे इवान का ठिकाना बता दिया जहाँ से छुपकर इवान जर्मन सैनिकों का शिकार करता है। अब ये जानकारी मिलते ही कॉनिक भी उस ठिकाने पर चला गया और घात लगाकर इवान का इंतजार करने लगा।
इधर साशा इवान के पास पहुंचा और उसे कॉनिक के प्लान के बारे में सारी जानकारी दे दी। अब पूरी बात जानने के बाद इवान भी उस ठिकाने की ओर निकल पड़ा और कॉनिक को चकमा देने के लिए वो एक पाइपलाइन के जरिए आगे बढ़ने लगा। इधर कॉनिक मेन गेट पर अपना निशाना लगाकर बैठा था कि तभी उसे पाइपलाइन से कुछ आवाजें सुनाई दी। अब ये सुनते ही उसने फौरन अपनी पोजीशन चेंज की और पाइपलाइन में जो भी है उसके बाहर निकलने का इंतजार किया। अब जैसे ही इवान और उसका साथी बाहर निकले तो कॉनिक ने इन पर गोली चला दी। अब इस हमले में इवान का साथी घायल हो गया और इवान के हाथ से उसकी राइफल छूट गई। हालांकि इवान समय रहते कवर में आ गया और अपने साथी को हेडक्वार्टर्स में वापस लौटने को बोला। इसके बाद उसने अपने चाकू को एक रस्सी से बांध दिया और अपनी राइफल को वापस खींचने की कोशिश की, पर तभी कॉनिक ने गोली चला दी और इवान की रस्सी के 2 टुकड़े कर दिए। अब ठीक इसी वक्त जर्मन प्लेन्स ने आसपास बमबारी कर दी, जिससे बिल्डिंग में लगे कांच के टुकड़े इवान के आसपास गिरने लगे। तभी कॉनिक ने कांच के टुकड़े में इवान की रिफ्लेक्शन देखी और वो उस पर घात लगाकर बैठ गया ताकि अगर वो जरा सी भी हरकत करे तो वो उसे शूट कर दे। इधर इवान का जख्मी साथी हेडक्वार्टर्स पहुंचा और डनिलोव और तानिया को पूरी बात बताई। अब ये सुनते ही तानिया ने एक बंदूक उठाई और फौरन इवान की मदद के लिए भागी। अब उस पाइपलाइन से होते हुए वो इवान के पास पहुंची, पर जैसे ही वो पाइपलाइन से बाहर निकली तो इवान ने चिल्लाकर उसे कॉनिक की लोकेशन बताई और उसे उन पाइप्स के पीछे छुपे रहने को बोला। अब इवान ने अपना दिमाग लगाया और तानिया को कॉनिक की लोकेशन बताकर उसकी तरफ एक शीशा मोड़ने को बोला। अब तानिया ने भी ठीक ऐसा ही किया और एक कांच के टुकड़े को कॉनिक की आंखों पर चमकाया। अब ऐसा करने से कॉनिक कुछ सेकंड्स के लिए अंधा हो गया और इस मौके का फायदा उठाकर इवान ने अपनी बंदूक उठाई और कॉनिक के हाथ पर गोली चला दी। अब गोली लगते ही कॉनिक वहाँ से निकल गया और इधर इवान और तानिया भी अपने हेडक्वार्टर्स पर वापस लौट गए। अब उस शाम इन्होंने अपनी इस छोटी सी जीत को सेलिब्रेट किया और यहाँ बाकी रशियन सैनिकों ने इवान की खूब तारीफ की, क्योंकि उसने कुछ सेकंड्स के अंदर ही कॉनिक पर सही निशाना लगा दिया था। इसके बाद इवान डनिलोव के पास पहुंचा और उसे न्यूज़पेपर में अपने बारे में छापने से मना कर दिया। यहाँ इवान ने बोला कि मुझे कोई वॉर हीरो नहीं बनना और मैं सिर्फ एक आम स्नाइपर बनकर इस लड़ाई को लड़ना चाहता हूँ। इस पर डनिलोव उससे कहता है कि तुम्हें वॉर हीरो बनना ही होगा, क्योंकि तुम्हारी कहानियों को सुनकर रशियन आर्मी के सभी सैनिकों को मोटिवेशन मिलती है। इसके बाद डनिलोव ने साशा को बुलाया और यहाँ साशा ने इवान को बताया कि जब मैं कॉनिक के जूतों को साफ करता हूँ तब मुझे उन जूतों पर पीले रंग की मिट्टी दिखाई देती है और आमतौर पर इस तरह की मिट्टी केमिकल फैक्ट्रीज के आसपास होती है। इसके बाद साशा उसे उस केमिकल फैक्ट्री तक ले गया और यहाँ इवान रशियन सैनिकों की डेड बॉडीज के बीच छुपकर कॉनिक का इंतजार करने लगा। अब इसी बीच इवान की आंख लग गई और जब वो गहरी नींद में था तब कॉनिक ठीक उसके सामने से निकल गया। अब इसी बीच हम एक जर्मन सैनिक को देखते हैं जो मर चुके रशियन सैनिकों के पर्स चुरा रहा था। अब इसी बीच उसका हाथ इवान पर चला गया और इस सैनिक ने इवान को मरा हुआ मानकर उसकी जेब से उसका पर्स निकाल लिया। अब यहाँ इवान ने भी मरने की एक्टिंग की, क्योंकि अगर वो थोड़ी सी भी हलचल करता तो ये जर्मन सैनिक उसे जान से मार देता। अब ये जर्मन सैनिक अपने कमांडर के पास गया और उसे इवान का आई कार्ड दिखाया। अब इस आई कार्ड को देखकर कमांडर को यकीन हो गया कि अब इवान मर चुका है, इसलिए उसने कॉनिक को अपने पास बुलाया और उसे अपना सामान पैक करने को बोला। वहीं दूसरी ओर जब रशियन कमांडर को इवान के मौत की खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसने फौरन डनिलोव को बुलाया और इस खबर को दबाने को बोला, क्योंकि अगर रशियन आर्मी को यह पता लगेगा कि उनके हीरो को जर्मन्स ने मार दिया है तो वो सभी अंदर से टूट जाएंगे। इसके बाद डनिलोव तानिया के पास गया और उसे इवान के मौत की खबर दी। अब पहले तो तानिया को यकीन नहीं हुआ, पर जब उसने जर्मन रेडियो पर इवान के मौत की खबर सुनी तो मानो उसका दिल सा बैठ गया। वहीं दूसरी ओर हम कॉनिक को देखते हैं जो साशा से अपने जूते साफ करवा रहा था। इस दौरान साशा की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो इवान की मौत से काफी दुखी था। अब ये देखकर कॉनिक को उस पर शक हो गया कि एक जर्मन जासूस होने के बावजूद साशा एक रशियन सैनिक की मौत से इतना दुखी क्यों था। अब यहाँ कॉनिक उसे चुप कराते हुए बोला कि इवान अभी भी जिंदा है, क्योंकि मैंने उसे अब तक नहीं मारा है। अब साशा की वफादारी को परखने के लिए कॉनिक उसे बताता है कि मुझे रेलवे स्टेशन के पास एक बहुत ही बेहतरीन जगह मिली है जहाँ से मैं पूरे स्टालिनग्राड को देख सकता हूँ, और कल सुबह मैं उस जगह पर जाऊंगा और इवान को ढूंढने की कोशिश करूंगा। अब साशा फौरन डनिलोव के पास गया और उसे कॉनिक के नए ठिकाने के बारे में सब कुछ बता दिया। अब ये खबर मिलते ही तानिया फौरन स्टेशन की ओर निकल गई, क्योंकि वो कॉनिक को मारकर इवान की मौत का बदला चाहती थी। अब थोड़ी देर बाद इवान अपने हेडक्वार्टर्स पर पहुंचा और ये देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब जब इवान को ये बात पता लगी कि तानिया कॉनिक को मारने के लिए स्टेशन पर गई है तो इवान उसकी जान बचाने के लिए उसके पीछे भागा। वहीं दूसरी तरफ हम कॉनिक को देखते हैं जो छुपकर इवान का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर एक आदमी पर गई जिसकी पीठ पर एक स्नाइपर राइफल थी और वो रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था। अब कॉनिक ने इस आदमी को इवान समझ लिया और इसके बाहर निकलने का इंतजार करने लगा, पर असल में ये आदमी इवान नहीं बल्कि तानिया थी। अब इससे पहले कि तानिया बाहर निकलती, इवान ने लास्ट मोमेंट पर आकर उसे रोक लिया और यहाँ इवान को जिंदा देखकर तानिया की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। अब बातों बातों में तानिया ने अपने प्यार का इजहार किया, जिसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे को किस कर लिया। अब अगली सुबह साशा इवान से मिलने के लिए स्टेशन पर पहुंचा, जहां कॉनिक पहले से उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि अब तक कॉनिक समझ चुका था कि साशा एक डबल एजेंट है और उसने जर्मन्स को धोखा दिया है। इसके बाद कॉनिक ने साशा को जान से मार दिया और उसकी लाश को शहर के बीचों बीच लटका दिया। अब जब तानिया ने साशा की डेड बॉडी देखी तो वो गुस्से से पागल हो उठी और अपनी बंदूक उठाकर कॉनिक को मारने निकल पड़ी।
अब यहाँ इवान ने उसे रोक लिया और उससे वादा किया कि वो कॉनिक को मारकर साशा का बदला जरूर लेगा। इसके बाद जर्मन सैनिकों ने स्टालिनग्राड के लोगों पर हमला कर दिया और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। अब ये सब देखकर तानिया साशा की मॉम के पास गई ताकि वो उन्हें नाव में बिठाकर इस शहर से बाहर निकाल सके। यहाँ तानिया ने साशा की मॉम से झूठ कह दिया कि साशा ने रशिया को धोखा देकर जर्मन सैनिकों से हाथ मिला लिया। इसके बाद ये सभी लोग नाव की तरफ भागे, पर बीच रास्ते में एक जर्मन मिसाइल सीधा तानिया के पास आ गिरी और इस हमले में तानिया बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गई। इसके बाद एक डॉक्टर ने तानिया की जांच करके बताया कि अब इसका बच पाना इम्पॉसिबल है। अब ये सुनकर डेनिलोव का दिल टूट गया क्योंकि वो तानिया से बहुत प्यार करता था और वो खुद को तानिया की मौत का जिम्मेदार मानने लगा। इसके बाद डेनिलोव इवान के पास गया और उसे तानिया के मौत की खबर दी। अब ये सुनकर इवान को भी काफी दुख हुआ और उसकी आंखों से आंसू निकल गए। अब कॉनिक की लोकेशन का पता लगाने के लिए डेनिलोव ने खुद को एक्सपोज कर दिया और ये देखते ही कॉनिक ने उसे गोली मार दी। अब यहाँ कॉनिक को लगा कि शायद उसने इवान को मार दिया है, पर फिर भी वो अगले कई घंटों तक यहीं छुपा रहा। लेकिन जब घंटों तक इंतजार करने के बाद भी उसे सामने से कोई हलचल दिखाई नहीं दी, तो वो इस किल को कंफर्म करने के लिए उस जगह पर जाने लगा। पर जैसे ही उसने रेलवे लाइन को क्रॉस किया, उसकी नजर इवान पर गई जो बंदूक ताने उसका इंतजार कर रहा था। अब यहाँ कॉनिक ने अपनी हार एक्सेप्ट कर ली और अपनी कैप उतारकर इवान को रिस्पेक्ट दिखाई। अब यहाँ इवान ने बिना देरी किए कॉनिक को एक हेडशॉट मारा और उसकी बंदूक को सम्मान के तौर पर डेनिलोव की बॉडी के पास रख दिया। अब इस घटना के 2 महीने बाद रशियन आर्मी ने जर्मन्स को खदेड़ दिया और स्टालिनग्राड को दोबारा से अपने कब्जे में ले लिया। अब कुछ दिनों बाद इवान को तानिया का एक लेटर मिला जिसमें तानिया ने बताया कि वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है और पहले से काफी बेटर है। इसके बाद इवान तानिया से मिलने पहुंचा और अपनी आंखों के सामने उसे जिंदा देखकर इवान की जान में जान आई। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको इस तरह की लंबी वीडियोस पसंद है या फिर मैं छोटी वीडियोस पे काम करूं। इन शॉर्ट, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, पर तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप चिलिंग।